हम लोग पृथ्वी के बलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा था कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो पृथ्वी के अंदर से बल कार्य करता है, उसे अंतर्जात बल कहते हैं, और दूसरा पृथ्वी के बाहर से बल जो कार्य करता है उसे बहिर्जात बल करते हैं। तो अंतर्जात बलों के बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बहिर्जात बलों के बारे में आज हम देखते हैं कि ये बहिर्जात बल क्या होते हैं और पृथ्वी पर कैसे काम करते हैं, इनमें कौन कौन से बल आते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं बहिर्जात बलों के बारे में। तो बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स में एक क्रिया होती है अनाच्छादन, और अनाच्छादन डेनुरेशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी अपक्षय और अपर्दन। और ये अपक्षय और अपर्दन मिलकर ही पृथ्वी के ऊपर धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं ये अपक्षय और अपर्दन क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अपक्षय को हमने यहाँ 3 भागों में बांटा है, और ये 3 भाग हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भौतिक अपक्षय यानी कि तापमान, तुषार, घर्षण और दबाव। तापमान, ये जो ताप है सूर्य ताप के कारण जब चट्टानों पर सूर्य का ताप पड़ता है और ताप से चट्टानें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और वहीं जब रात में ठंड पड़ती है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो इस बढ़ने और सिकुड़ने से चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती हैं। इसे ही तापमान द्वारा यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। और दूसरा है तुषार यानी कि बर्फ। ये क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और चट्टानों के अंदर मौजूद जल बाष्प या जल जो है वो जमकर पानी बर्फ़ के रूप में बदल जाता है, और जैसे ही पानी बर्फ़ के रूप में बदलता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, और वो बढ़ा हुआ घनत्व चट्टानों पर दबाव डालता है, और उस दबाव से यानी उस प्रेशर से चट्टानें टूट जाती हैं, और अपने स्थान पर चट्टानों का ये टूटना यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। तीसरा है घर्षण, यानी जब चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं, टूटती हैं, तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, यानी कि वो थोड़ा बहुत घिसती हैं, और उस घिसने से भी चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं, चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसे घर्षण कहते हैं। और तीसरा है दबाव। ये क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर चट्टानों पर ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर चाहे चट्टानों का हो या कि जल का हो, यानी पानी का प्रेशर हो या चट्टान का प्रेशर हो। तो चट्टान के प्रेशर से नीचे की चट्टानों में जो है वो दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और उन दरारों से वो चट्टानें टूट जाती हैं। वहीं सागर तल में जब पृथ्वी के ऊपर पानी का दाब पड़ता है तो चट्टानें टूट जाती हैं। तो इस क्रिया को यांत्रिक क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया। इस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण और जल योजन आता है। तो ये ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों में ऑक्सीजन से विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और उन रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानें टूट जाती हैं। जैसे कि लोहे की चट्टान में यदि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से रासायनिक परिवर्तन होता है और वो जंगाल लग जाती है, और वो जंग के द्वारा चट्टानें, लोहे की चट्टानें टूट जाती हैं और वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। वहीं पर कार्बनीकरण यानी जल में जो कार्बन घुला होता है, उस कार्बन के घोल से भी चट्टानों के अंदर उसके सम्मिश्रण से कई तरह के कार्बोनेट बनते हैं जिनसे चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जल योजन यानी चट्टानों में जब पानी पहुंचता है, पानी के प्रभाव से चट्टानों में जो है वो वृद्धि होती है, इन चट्टानें गीली हो जाती हैं, उससे भी चट्टानों में दरारें उत्पन्न होती हैं और चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। तीसरा है प्राणी वर्गीय यानी वनस्पति जैविक और मानवीय क्रियाएं। इसमें वनस्पतियाँ आती हैं, यानी पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में जब घुसती हैं तो वो चट्टानों में दरारें उत्पन्न कर देती हैं और चट्टान
को तोड़कर मिट्टी में परिवर्तित कर देती हैं। इसे ही वनस्पति द्वारा अपक्षय कहा जाता है। आगे है हमारा जैविक, यानी कि जीव जंतु। बहुत से जीव जंतु होते हैं जो पृथ्वी पर चलते हैं और उनके चलने से चट्टानें टूट जाती हैं, यानी कि उनके खुरों से चट्टानें टूट जाती हैं। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो चट्टानों में ही बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि चूहा। ये जो है चट्टानों को काट काट कर और उनके अंदर बिल बना के चला रहते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो चट्टानें कोर के और उनके अंदर अपना आशियाना बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, चट्टानों को तोड़ देते हैं। वही मानवीय क्रियाएं मनुष्य सबसे बड़ा अपक्षय करता है, यानी मानव ने अपनी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए, मकान बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ा है और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के उन्होंने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले गए हैं। और इस तरह से मनुष्य ने मशीनों द्वारा और कई तरीके के यंत्रों द्वारा चट्टानों को तोड़कर और उन्हें अपक्षय किया है। और आइए हम देखते हैं कि अपरदन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इन टूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान के तरफ ले जाया जाता है। तो इसमें कुछ प्राकृतिक साधन हैं, हम उन प्राकृतिक साधनों को देख लेते हैं। एक तो है जल, यानी कि पानी। पृथ्वी पर पानी वह वस्तु है जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलती रहती है, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है। और जब ये जल राशि बहती है तो अपने साथ बहुत सा मटेरियल, यानी चट्टानों के टुकड़े लेकर चलती है। तो इसे ही हम 5 भागों में बांट दिए हैं। अपघर्षण, यानी जब बहुत से चट्टानों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेकर जलराशि आगे बढ़ती है तो वो और चट्टानों पर घिसाव डालती है, यानी वो टुकड़े जब चट्टानों से रगड़ते हैं तो रगड़ने से जो चट्टानें घिस जाती हैं उसे ही अपघर्षण कहते हैं। और दूसरा है सन्निघर्षण। ये सन्निघर्षण जब होता है, जब जल बहुत सी राशि लेकर चलता है तो उसमें बहुत सी चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े आपस में टकराते हैं और उनमें बहुत कुछ घर्षण उत्पन्न होता है और वो टूट जाते हैं, तो इसे सन्निघर्षण कहते हैं। एक है घोलन। घोलन विधि वह है जब ये चट्टानें, पानी बहता है चट्टानों से ऊपर तो वो चट्टानों के कण पानी में घुल जाते हैं और घुल के एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं। तीसरा है जलगत क्रियाएं, यानी जलगत क्रियाएं में नदी और झरनों द्वारा ये चट्टानों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ले जाया जाता है, इसे अपरदन कहते हैं। और जल दाव, यानी जल के दबाव के द्वारा भी चट्टानें टूट जाती हैं और उस चट्टानों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। आगे है हमारा हिमानी। हिमानी द्वारा भी अपघर्षण और सन्निघर्षण होता है, यानी कि जब हिमानी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है तो हिमानी में बहुत से चट्टानें उसके साथ जमी हुई आगे बढ़ती हैं और वो चट्टानें दूसरी चट्टानों पर प्रेशर डालती हैं, यानी चट्टानों को रगड़ती हैं, तो उससे अपघर्षण कहते हैं। और वहीं जब वो चट्टानें आपस में एक दूसरे से रगड़ती हैं तो उसे सन्निघर्षण कहते हैं। और जब वो चट्टानें पास की चट्टानों को तोड़ती हुई चलती हैं तो उसे उत्पाटन कहते हैं। उत्पाटन यानी प्लकिंग, इसे उत्पाटन कहते हैं। तीसरा है वायु। वायु राशि भी जब जहाँ बहुत ही ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी तापमान ऊंचा होता है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वायु बहुत ही वेग से चलती है और उसके वेग से चलने से वायु के अंदर बहुत से कण, छोटे छोटे मिट्टी के कण चलते हैं और वो चट्टानों पर जब रगड़ते हैं तो वो उसमें अपघर्षण यानी रेगमाल जैसा कार्य करते हैं, उसे अपघर्षण कहते हैं। और वहीं वो चट्टान के टुकड़े हवा के द्वारा जब उड़ते हैं तो आपस में भी टकराते हैं, तो उसे सन्निघर्षण कहते हैं। और वो चट्टानें जब हवा द्वारा बहा कर ले जाई जाती हैं तो उसे अपवाहन कहते हैं। और इसमें मनुष्य भी एक अपना बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। मनुष्य भी मानव क्रियाओं द्वारा भी यांत्रिक विधि से बहुत ही ज़्यादा अपरदन किया जाता है, यानी कि मनुष्य पृथ्वी के रूप को बदलकर धरातल के रूप को एक जगह की मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह डालता है।
तो उसे भी अपर्दन कहते हैं। और उस अपर्दन और जहाँ पर मिट्टी डाली जाती है उसे निक्षेपण कहते हैं, यानी वो निक्षेपण होता है। अब ये बाहरी क्रियाओं से ये क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन एक बार यूपीएससी में एक प्रश्न पूछ दिया गया था कि सूडो ज्वालामुखी क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सूडो ज्वालामुखी भी बहिर्जात बलों के द्वारा बनते हैं, यानी पृथ्वी पर कुछ ऐसे ज्वालामुखी बनते हैं जिन्हें ज्वालामुखी नहीं होते हैं, यानी कि वो सूडो ज्वालामुखी होते हैं, सूडो वोल्केनो होते हैं। उन सूडो वोल्केनो की उत्पत्ति जो है वो बहिर्जात बलों के द्वारा होती है। और सूडो वोल्केनो कैसे बनते हैं कि पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर और मंगल ग्रह के आगे बहुत ही छोटे छोटे क्षुद्र कण, क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और वो उल्का पिंड जब वहाँ से चलते हैं, यानी वो उल्का पिंड मंगल ग्रह की तरफ जब चलते हैं और मंगल ग्रह अपने अक्ष पर आगे निकल जाता है तो ये पृथ्वी की तरफ चलते हैं। और जब पृथ्वी की तरफ चंद्रमा पड़ता है तो चंद्रमा की तरफ चलते हैं। चंद्रमा जब आगे निकल जाता है तो ये चंद्रमा से बचकर पृथ्वी पर कभी कभी आकर गिर जाते हैं। बहुत ही बड़े बड़े उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो पृथ्वी पर एक आकृति बन जाती है जिसे सूडो ज्वालामुखी कहते हैं। और उसमें पानी भरने से एक झील जैसी का निर्माण हो जाता है, उसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। जैसे कि भारत में भी लोनार झील है, भारत में महाराष्ट्र में लोनार झील है। भारत के महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार, यानी ये लोनार झील वोल्केनो झील के नाम से जानी जाती है। इस झील को ज्वालामुखी क्रेटर झील कहते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि भारत, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी नहीं फूटता और ना ही ज्वालामुखी फूट सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लेट का किनारा नहीं है। ज्वालामुखी वहीं फूटता है जहाँ पर प्लेट का किनारा है। जैसे कि अंडमान निकोबार समूह में, द्वीप समूह में ज्वालामुखी फूट सकते हैं। और वहाँ पर हमारे यहाँ भारत के कर्नाटक में या दक्षिण भारत के पूरे क्षेत्र में, पूरे हमारे प्रादीपीय भारत में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं फूट सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेट का किनारा नहीं है। और यहाँ पर एक लोनार झील है जिसे जो है ज्वालामुखी झील कहते हैं, और ये सूडो ज्वालामुखी झील है। तो दोस्तों आगे हम इन्हीं घटकों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।